नमस्कार दोस्तों। अक्सर मुझे ये सवाल परेशान करता है कि यदि स्वतंत्र भारत में पहली अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री यदि जवाहरलाल नेहरू की जगह सरदार पटेल होते तो आज शायद भारत का इतिहास कुछ और होता और शायद कश्मीर का जो विवाद है वो भी हमारे सामने नहीं होता। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री के लिए क्यों चुना और सरदार पटेल को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया। महात्मा गांधी अगर कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में हस्तक्षेप न करते तो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र पहली भारतीय सरकार के अंतरिम प्रधानमंत्री होते। जिस समय आज़ादी मिली पटेल 71 साल के थे जबकि नेहरू सिर्फ 56 साल के। देश उस वक्त बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा था। जिन्ना पाकिस्तान की जिद पर अड़े थे और ब्रिटेन हुकूमत ने कांग्रेस को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। कांग्रेस चाहती थी कि देश की कमान पटेल के हाथों में दी जाए क्योंकि वे जिन्ना से बेहतर मूल भाव कर सकते थे, लेकिन गांधी ने नेहरू को चुना। राजेंद्र प्रसाद जैसे कुछ कांग्रेस नेताओं ने ज़रूर खुलकर कहा कि गांधी जी ने नेहरू के लिए अपने सबसे जिम्मेदार साथी का बलिदान कर दिया है, लेकिन ज़्यादातर कांग्रेसी खामोश रहे। बापू ने देश की बागडोर सौंपने के लिए नेहरू को ही क्यों चुना, इसके कारण को तलाशने के लिए हमें ब्रिटिश राज के अंतिम वर्षों की राजनीति और गांधी के साथ नेहरू और पटेल के रिश्तों की बारीकियों को समझना होगा। वल्लभ भाई पटेल से गांधी की मुलाकात नेहरू से पहले हुई थी। इनके पिता झाबेर भाई ने 1857 के विद्रोह में हिस्सा लिया था। तब वे 3 साल घर से गायब रहे थे। 1857 के विद्रोह के 12 साल बाद गांधी जी का जन्म हुआ। 18 साल बाद 31 अक्टूबर 1875 में पटेल यानी पटेल गांधी जी से केवल 6 साल छोटे थे, जबकि नेहरू पटेल से 14 से 15 साल छोटे थे। उम्र में 6 साल का फर्क कोई ज़्यादा नहीं होता, इसलिए गांधी और पटेल के बीच दोस्ताना बर्ताव था। पटेल लंदन के उसी लॉ कॉलेज से पढ़े हैं जहां से गांधी, जिन्ना और नेहरू ने बैरिस्टर की डिग्रियां हासिल की थी। उन दिनों पटेल गुजरात के सबसे महंगे वकीलों में से एक हुआ करते थे। पटेल ने पहली बार गांधी को गुजरात क्लब में 1916 में देखा था। गांधी साउथ अफ्रीका में झंडे गाड़ने के बाद पहली दफ़ा गुजरात आए थे। देश में जगह जगह उनका अभिनंदन हो रहा था। उन्हें कुछ लोग महात्मा भी कहने लगे थे, लेकिन पटेल गांधी के इस महात्मापन ने पटेल को जरा भी प्रभावित नहीं किया था। वह उनके विचारों से बहुत उत्साहित नहीं थे। पटेल कहते थे, हमारे देश में पहले से ही महात्माओं की कमी नहीं है, हमें कोई काम करने वाला चाहिए। गांधी क्यों इन बेचारे लोगों को ब्रह्मचार की बातें करते हैं। ऐसा ही लगता है जैसे मानो भैंस के आगे भागवत गाना है। साल 1916 की गर्मियों में गांधी गुजरात क्लब में आए। उस समय पटेल अपने साथी वकील गणेश वासुदेव मावलंकर के साथ ब्रिज खेल रहे थे। मावलंकर गांधी से बहुत प्रभावित थे। वे गांधी से मिलने को लपके। पटेल ने हंसते हुए कहा, मैं अभी से बता देता हूँ कि वो तुमसे क्या पूछेगा। वो पूछेगा, गेहूं से छोटे कंकड़ निकालना जानते हो कि नहीं। फिर वो बताएगा कि इससे देश को आज़ादी किन तरीक़ों से मिल सकती है। लेकिन बहुत जल्द ही पटेल की गांधी को लेकर धारणा बदल गई। चंपारण में गांधी के जादू का उन पर ज़बरदस्त असर हुआ। वो गांधी से जुड़ गए। खेड़ा का आंदोलन हुआ तो पटेल गांधी के और करीब आ गए। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो पटेल अपनी दौड़ती हुई वकालत छोड़कर पक्के गांधी भक्त बन गए। और इसके बाद बारदौली सत्याग्रह, जिसमें पटेल पहली बार सारे देश में मशहूर हो गए। ये 1928 में का एक
किसान आंदोलन था। प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 30% की बढ़ोतरी कर दी थी। पटेल इस आंदोलन के नेता बने और ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। इसी आंदोलन के बाद पटेल को गुजरात की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी। बात है सन 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पटेल पहली और आखिरी बार पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। पहली बार वह गुजरात से सारे देश के सरदार बन गए। देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होना था, लेकिन उससे एक साल पहले ब्रिटेन ने भारतीयों के हाथों में सत्ता दे दी। अंतरिम सरकार बननी थी। तय हुआ था कि कांग्रेस का अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री बनेगा। उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। वह पिछले 6 साल से इस पद पर थे। अब उनके जाने का वक्त हो गया था। तब गांधी जी ने नेहरू के हाथ में कांग्रेस की कमान देने का मन बना चुके थे। 20 अप्रैल 1946 को उन्होंने मौलाना को पत्र लिखकर कहा कि वे एक वक्तव्य के जारी करें और अब वह अध्यक्ष नहीं बनने रहना चाहते हैं, यह उस वक्तव्य में बताएं। गांधी ने बिना किसी बात के टेढ़े सीधे करके उन्होंने साफ साफ स्पष्ट कर दिया, अगर इस बार मुझसे राय मांगी गई तो मैं जवाहर को पसंद करूंगा। इसके कई कारण हैं। इस पत्र के बाद पूरे कांग्रेस में खबर फैल गई कि गांधी को प्रधानमंत्री नेहरू को गांधी प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। 29 अप्रैल 1946 में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पार्टी का नया अध्यक्ष चुना जाना था, जिसे कुछ महीने बाद ही अंतरिम सरकार में भारत का प्रधानमंत्री बनना था। इस बैठक में महात्मा गांधी के अलावा नेहरू, पटेल, कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद और खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे बड़े कांग्रेसी नेता शामिल हुए। कमरे में बैठा हर शख्स जानता था कि गांधी नेहरू को अध्यक्ष देखना चाहते हैं। परंपरा के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों द्वारा किया जाना था और 15 में से 12 प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों ने सरदार पटेल का नाम प्रस्तावित किया। बची हुई 3 कमेटियों ने कृपलानी, पट्टाभी सीतारमैया का नाम प्रस्तावित किया। किसी प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने अध्यक्ष पद के लिए नेहरू का नाम प्रस्तावित नहीं किया था, जबकि सारी कमेटियां अच्छी तरह जानती थी कि गांधी नेहरू को चौथी बार अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। पार्टी के महासचिव कृपलानी ने पीसीसी के चुनाव की पर्ची गांधी की तरफ बढ़ा दी। गांधी ने कृपलानी की तरफ देखा। कृपलानी समझ गए कि गांधी क्या चाहते हैं। उन्होंने नया प्रस्ताव तैयार कर नेहरू का नाम प्रस्तावित किया। उस पर सबने दस्तखत किए। पटेल ने भी दस्तखत किए। अब अध्यक्ष पद के 2 उम्मीदवार थे, एक नेहरू और दूसरी ओर सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेहरू तभी निर्विरोध चुने जा सकते थे जब पटेल अपना नाम वापस लें। कृपलानी ने एक कागज पर उनकी नाम वापसी की अर्जी लिखकर दस्तखत के लिए पटेल की तरफ बढ़ा दी। मतलब साफ था, चूंकि गांधी चाहते थे नेहरू अध्यक्ष बने, इसलिए आप अपना नाम वापस लेने के लिए कागज पर साइन कर दें। पटेल ने दस्तखत नहीं किए और उन्होंने ये पुर्जा गांधी की तरफ बढ़ा दिया। गांधी ने नेहरू की तरफ देखा और कहा, जवाहर वर्किंग कमेटी के अलावा किसी भी प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने तुम्हारा नाम नहीं सुझाया है, तुम्हारा क्या कहना है? नेहरू खामोश रहे। वहाँ बैठे सारे लोग खामोश थे। गांधी को शायद उम्मीद थी कि नेहरू कहेंगे तो ठीक है, आप पटेल को ही मौका दे दीजिए, लेकिन नेहरू ने ऐसा कुछ नहीं कहा। अब अंतिम फैसला गांधी को करना था। गांधी ने वो कागज फिर पटेल को लौटा दिया। इस बार सरदार ने उस पर दस्तखत कर दिए। कृपलानी ने ऐसा ऐलान किया तो नेहरू निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाते हैं। कृपलानी ने अपनी किताब गांधी हिज लाइफ एंड थॉट में इस पूरी घटना का विस्तार से जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है, मेरा इस तरह हस्तक्षेप करना पटेल को अच्छा नहीं लगा। पार्टी का महासचिव होने के नाते मैं गांधी की मर्जी का काम यंत्रवत कर रहा था
और उस वक्त मुझे ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं लगी। आखिर ये एक अध्यक्ष का ही तो चुनाव था। मुझे लगा अभी बहुत सी लड़ाइयाँ सामने हैं, लेकिन भविष्य कौन जानता है। मालूम होता है ऐसी तुच्छ घटनाओं से ही व्यक्ति या राष्ट्र की किस्मत निर्भर होती है। ये महात्मा गांधी ही कर सकते थे, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा। ये फैसला एक ऐसा आदमी कर रहा था जो 12 साल से ही कांग्रेस की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे चुका है। लेकिन कांग्रेसियों के लिए यह बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि साल 1929, 1936, 1939 के बाद ये चौथा मौका था जब सरदार पटेल ने गांधी जी के कहने पर अध्यक्ष पद से अपना नामांकन वापस ले लिया था। सब हक्का बक्का रह गए थे। तब के जाने माने पत्रकार दुर्गादास ने अपनी किताब इंडिया फ्रॉम कर्टज टू नेहरू में लिखा है, राजेंद्र प्रसाद ने मुझसे कहा कि गांधी जी ने नेहरू के लिए अपने सबसे जिम्मेदार साथी का बलिदान कर दिया है और मुझे डर है कि अब नेहरू अंग्रेजों के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। राजेंद्र बाबू की ये प्रतिक्रिया जब मैंने गांधी जी को बताई तो वे हंसे और उन्होंने राजेंद्र की सराहना करते हुए कहा कि नेहरू आने वाली ढेर सारी समस्याओं का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर चुके हैं। तो सवाल है, इतने विरोध होने के बावजूद भी पटेल ने आखिरकार पटेल को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया गया, जबकि नेहरू को प्रधानमंत्री के लिए गांधी जी ने क्यों चुना। तो दोस्तों सवाल यह है, इतने विरोधों के बावजूद गांधी ने पटेल की जगह नेहरू को क्यों चुना। जैसा कि गांधी ने कहा था कि उनके पास इसकी कई वजह हैं, लेकिन वे वजह ना किसी ने उनसे पूछी, ना उन्होंने किसी को बताई। कांग्रेस में तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह बापू से पूछें कि सरदार पटेल जैसे योग्य नेता को छोड़कर आपने नेहरू को क्यों चुना है। सब जानते थे कि पटेल के पांव जमीन पर मजबूती के साथ स्थापित हैं। वो जिन्ना जैसे लोगों से उन्हीं की जुबान में मोल भाव कर सकते हैं। उनसे जब पत्रकार दुर्गादास ने ये सवाल पूछा तो गांधी ने माना कि बतौर कांग्रेस अध्यक्ष पटेल एक बेहतर नेगोशिएटर और ऑर्गेनाइजर हो सकते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि नेहरू को सरकार का नेतृत्व करना चाहिए। जब दुर्गादास ने गांधी से पूछा कि आप ये गुण पटेल में क्यों नहीं पाते, तो गांधी इस पर हंसते हुए बोले, जवाहर हमारे कैंप में अकेला अंग्रेज है। गांधी को लगा कि दुर्गादास उनके जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो उन्होंने कहा, जवाहर दूसरे नंबर पर आने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। वो अंतर्राष्ट्रीय विषयों को पटेल के मुकाबले अच्छे से समझते हैं, वो उसमें अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। ये दोनों सरकारी बैलगाड़ी को खींचने के लिए दो बैल हैं, इसमें अंतर्राष्ट्रीय कामों के लिए नेहरू और राष्ट्र के कामों के लिए पटेल होंगे। दोनों गाड़ी अच्छी खींचेंगे। गांधी के इस प्रेस इंटरव्यू से दो बातें निकलकर सामने आईं। एक कि नेहरू नंबर 2 पर नहीं आना चाहते थे, जबकि गांधी को भरोसा था कि पटेल को नंबर 2 होने में कोई ऐतराज़ नहीं होगा, और वाकई ऐसा ही हुआ, क्योंकि पटेल मुँह फुलाने की बजाय एक हफ्ते के अंदर फिर से न केवल सामान्य हो गए बल्कि हंसी मजाक भी करने लगे। उनकी बातों पर हंसने वालों में गांधी जी स्वयं शामिल थे। दूसरी बात ये कि गांधी को लगता था कि अपनी अंग्रेजियत के कारण सत्ता हस्तांतरण को नेहरू पटेल के मुकाबले ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। महात्मा गांधी ने एक और मौके पर भी यही बात कही। जिस समय हुकूमत अंग्रेज़ों के हाथ से ली जा रही थी, उस समय कोई दूसरा आदमी नेहरू की जगह नहीं ले सकता। वे हैरो के विद्यार्थी, कैम्ब्रिज से स्नातक और लंदन से बैरिस्टर के नाते अंग्रेजी को बहुत अच्छे ढंग से संभाल सकते हैं। यहाँ गांधी सही थे। बाहर की दुनिया में नेहरू का नाम आज़ादी की लड़ाई में गांधी के बाद दूसरे नंबर पे था। न केवल यूरोपीय लोग बल्कि अमेरिकी भी नेहरू को महात्मा गांधी का स्वाभाविक उत्तराधिकारी मानते थे, जबकि पटेल के बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं था। पटेल को शायद ही कोई विदेशी गांधी का उत्तराधिकारी मानता हो,
लंदन के कहवा घरों में बुद्धिजीवियों के बीच नेहरू की चर्चा होती थी। तमाम वायसराय और क्रिप्स समेत कई अंग्रेज अफसर नेहरू के दोस्त थे। उनमें नेहरू से की निजी बातचीत उनसे होती थी। दोनों में और भी बड़े अंतर थे जो राजनीति में बहुत मायने रखते हैं। नेहरू एक आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी थे। उन्हें अंग्रेजी और हिंदी बोलने और लिखने में कमाल की महारत हासिल थी। नेहरू उदार थे और उनका खुलापन उन्हें लोकप्रिय बनाता है। वो भावुक और सौंदर्य प्रेमी थे जो किसी को भी रिझा सकते हैं। इसके उलट पटेल सख्त और थोड़े रूखे थे। वो व्यवहार कुशल थे लेकिन उतने ही मुँहफट भी, दिल के ठंडे लेकिन हिसाब किताब के माहिर। नेहरू जोड़ तोड़ में बिल्कुल माहिर नहीं थे। वे कांग्रेस में भी अलग थलग रहने वाले नेता थे। जेल में बंद रहकर वे अपने साथी कांग्रेसियों से गपशप करने की बजाय अपनी कोठरी में अकेले बैठकर डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी किताबें लिखते थे। वहीं पटेल राजनीति तंत्र का हर पुर्जा पहचानते थे, जोड़ तोड़ करने में माहिर थे। यही वजह था कि प्रांतीय कांग्रेस कमेटी में उन्हें 15 में से 2 कमेटियों का समर्थन मिला। नेहरू कमाल के वक्ता थे जबकि पटेल को भाषणबाजी से चिढ़ थी। वे दिल से साफ साफ बोलते थे। ऐसा नहीं था कि मुसलमानों को लेकर उनके मन में कोई भी घृणा हो, परंतु खरा खरा बोलने के कारण वह देश के मुसलमानों में नापसंद किए जाने लगे। नेहरू समाजवाद के मसीहा थे तो पार्टी के लिए चंदा इकट्ठा करने वाले पूंजीवादी के संरक्षक कोई और नहीं बल्कि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेहरू आधुनिक हिंदुस्तान और धर्मनिरपेक्ष भारत का सपना देखते थे तो पटेल राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते थे। हिंदू और हिंदू परंपरा को लेकर उनके मन में कोमल भावनाएं थीं। नेहरू में एक पैनी राजनीतिक अंतर्दृष्टि थी होने के बावजूद वह स्वाभाविक रूप से भावुक और ज़रूरत से ज़्यादा कल्पनाशील थे। नेहरू के अध्यक्ष चुने जाने के 1 साल के बाद ही हमें 2 घटनाएं देखने को मिलती हैं जो नेहरू और पटेल के व्यक्तित्व को बखूबी उजागर करती हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों कैबिनेट मिशन की योजना तकरीबन कबूल कर चुकी थी। अगले महीने अंतरिम सरकार बननी थी जिसमें दोनों के प्रतिनिधि शामिल होने वाले थे, यानी देश का विभाजन टलना हुआ दिख रहा था। ये बात अलग थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अपने हिसाब से कैबिनेट मिशन की योजना का मतलब निकाल रहे थे। ऐसे माहौल में नेहरू ने 7 जुलाई 1946 को कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाई जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि कांग्रेस के हिसाब से इस योजना में क्या है। कांग्रेस मानती थी कि चूंकि प्रांतों को किसी समूह में रहने या न रहने की आज़ादी होगी, इसलिए जाहिर है कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और असम जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वो पाकिस्तान के बजाय हिंदुस्तान वाले समूह में जुड़ना चाहेंगे। जिन्ना कांग्रेस की इस व्याख्या से कतई सहमत नहीं थे। उनके अनुसार कैबिनेट मिशन योजना के तहत पश्चिम के 4 और पूर्व के 2 राज्यों का 2 मुस्लिम बहुल समूह का हिस्सा बनना बाध्यकारी था। बस यही सोच का अंतर था। अभी समझदारी ये थी कि जैसा जो सोच रहा है सोचे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलकर अंतरिम सरकार बनाए, फिर जो जैसा होगा तब वैसा देखा जाएगा। लेकिन इसके 3 दिन बाद 10 जुलाई 1946 को नेहरू ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कांग्रेस ने संविधान सभा में शामिल होने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन अगर उसे ज़रूरी लगा तो वह कैबिनेट मिशन योजना में फेरबदल भी कर सकती है। नेहरू के इस बयान देकर कैबिनेट मिशन की सारी योजना को 1 मिनट में ध्वस्त कर दिया। इससे अटूट भारत की आखिरी उम्मीद पर पानी फिर गया। नाराज जिन्ना को मौका मिल गया। उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और साफ कह दिया कि कांग्रेस के इरादे नेक नहीं हैं। अब अगर ब्रिटिशर राज के रहते मुसलमानों को पाकिस्तान नहीं दिया गया तो बहुत बुरा होगा। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त से डायरेक्ट एक्शन का ऐलान कर दिया। जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन का नतीजा भारी हिंसा होगी ये कोई नहीं जानता था, लेकिन सरदार पटेल समझ रहे थे कि नेहरू से बड़ी भारी गलती हो गई। उनकी बात सही थी, लेकिन
इसका खुलासा ऐलान करते हुए नहीं करना चाहिए था। सरदार ने अपने करीबी मित्र और अपने निजी सचिव डीपी मिश्रा को एक खत लिखा। हालांकि नेहरू अब तक 4 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जा चुके थे, लेकिन उनकी हरकतें मासूमियत से भरी और बचकानी होती थीं। उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भावुकता से भरी और मूर्खतापूर्ण थी, लेकिन उनकी इन तमाम मासूम गलतियों के बावजूद उन्हें के अंदर आज़ादी के लिए गजब का जज्बा और उत्साह था, जो उन्हें बेसब्र बना देता था, जिसके चलते वे अपने आप को भूल जाते थे। जरा सा भी विरोध होने पर वे पागल हो जाते थे, क्योंकि वे उतावले थे। नेहरू की पहाड़ जैसी भूल का नतीजा बहुत जल्द देश के सामने आ गया। जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन से देश में हिंदू मुस्लिम के दंगे भड़क गए। अकेले कलकत्ता शहर में हजारों लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए। धीरे धीरे देश को इन दंगों ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। इसके बाद गांधी कलकत्ता से लेकर बिहार तक दंगों में मारे गए हिंदुओं और मुसलमान के खून को साफ करने की 24 घंटे की ड्यूटी पर लगे रहे। ये ड्यूटी आज़ादी मिलने के दिन तक जारी रही। जगह जगह दंगे हो रहे थे, हिंदू मुसलमान मारे जा रहे थे। ऐसे में पटेल के हिंदुत्व ने उछाल मारा और 23 नवंबर 1946 को मेरठ में कांग्रेस में के अधिवेशन में अपना आपा खो बैठे। अधिवेशन में उन्होंने अपने भाषण में कह दिया, धोखे से पाकिस्तान लेने की बात मत करो। हाँ, अगर तलवार से लेना हो तो उसका मुकाबला तलवार से किया जा सकता है। पटेल का बयान बहुत ही सनसनीखेज था। गांधी की अहिंसा नीति के एकदम विपरीत था। गांधी तक शिकायत तुरंत पहुंच गई। गांधी ने पटेल को पत्र लिखा, तुम्हारे बारे में बहुत सी शिकायतें सुनने में आई हैं। बहुत में अतिशयोक्ति हो तो वो अनजाने में है, लेकिन तुम्हारे भाषण लोगों को खुश करने वाले और उकसाने वाले होते हैं। तुमने हिंसा अहिंसा का भेद नहीं रखा। तुम लोगों को तलवार का जवाब तलवार से देना सिखा रहे हो। जब मौका मिलता है मुस्लिम लीग का अपमान करने से तुम नहीं चूकते। यदि यह सब सच है तो बहुत ही हानिकारक है। पद से चिपटे रहने की बात करते हो, और यदि करते हो तो वह भी चुभने वाली चीज़ है। मैंने तुम्हारे बारे में जो सुना वह विचार करने के लिए तुम्हारे सामने रखा है। यह समय बहुत नाजुक है। हम जरा भी पटरी से उतरे कि नाश हुआ समझो। कार्य समिति में जो सरसना होनी चाहिए वह नहीं है। गंदगी निकालना तुम्हें आता है, उसे निकालो। इसी पत्र में गांधी ने पटेल को ये भी बता दिया कि वे बूढ़े हो गए। गांधी ने लिखा, मुझे और मेरा काम समझने के लिए किसी विश्वसनीय समझदार आदमी को भेजना चाहो तो भेज देना। तुम्हें दौड़कर आने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा शरीर भाग दौड़ के लायक नहीं है। शरीर के प्रति तुम लापरवाह रहते हो। ये 2 घटनाएं नेहरू और पटेल के व्यक्तित्व के बारे में बताने के लिए काफ़ी है। सच तो यही है कि गांधी 1942 में उस वक्त नेहरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुके थे, जब दोनों के बीच मतभेद चरम पर थे। तब गांधी ने कहा था, हमें अलग करने के लिए व्यक्तिगत मतभेद से कहीं अधिक ताकतवर शक्तियों की ज़रूरत है। कई वर्षों से मैं ये कहता आया हूँ और मैं आज भी यही कहूँगा कि जवाहर मेरे उत्तराधिकारी होंगे। वे कहेंगे वो मेरी भाषा नहीं समझता, मैं उनकी। फिर भी मैं जानता हूँ जब मैं नहीं रहूँगा तब वे मेरी भाषा बोलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गांधी पटेल से प्रेम नहीं करते थे। आज ना गांधी हैं, ना नेहरू और ना ही पटेल। वक्त का पहिया पूरी तरह से घूम गया है। आज नेहरू कटघरे में हैं और गुजरात में लगी लौह पुरुष पटेल की करीब 600 फीट ऊंची दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति इतिहास को पलटकर देख रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को प्रधानमंत्री न बनाते हुए नेहरू को प्रधानमंत्री क्यों बनाया। क्या ये सही था या नहीं, आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।